संपूर्ण भारत के छात्रगण नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड बी रेडी। अरे सुनील जी खाटी बिहारी संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गए हो ब्लैक बोर्ड के सामने। सबसे पहले त्योहार के एक काम बांटे, तो आप लोग के सामने एक काम है कि सबसे पहले सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। यदि आप नए हो लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ। जितने भी छात्र अब 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हो उनके लिए पुनः एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार भी मैं जीव जनन कैसे करते हैं उसका भाग 3, जिसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में बतलाएंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, भैया उसको शुरू से लेकर के अंत तक सुन लो, आपको ये अद्भुत समझ में आएगा और आपको आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षा में भी काम देगा। बिना राग लपेट मैं शुरू कर रहा हूं। मादा जनन कोशिका, जैसे हम जानते हैं कि नर जनन कोशिका जो स्पर्म के बारे में इससे पिछला वीडियो में हमने देखा था, तो मादा जनन कोशिका में अंड कोशिका का निर्माण ये अंडाशय में होता है। ये देखिए अंडाशय, ये हमने योनि का चित्र भी इसको बनाया है। ये महिला का जनन अंग है और इसका ये अंडाशय में यही निर्माण होता है। अब ये निर्माण होता है तो इसमें कुछ हार्मोन भी उत्पादित होते हैं और ये हार्मोन उत्पादित होने के कारण शरीर में कई तरह के परिवर्तन भी होते हैं। तो लड़की के जन्म के समय से ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व, जिसको अनमेच्योर्ड कहते हैं, ये अंडा उत्पादित होते रहता है। और इनमें से जब यौवना आरंभ होता है, यौवना आरंभ मीन्स की पवर्टी, जब उसमें किशोरा अवस्था से पार करने के बाद जब पवर्टी का पीरियड आता है, यौवना आरंभ होता है, तो उस स्थिति में इसमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। परिपक्व होने की स्थिति में वो मां बनने की स्थिति में अब चले आती है। अब फिर चलते हैं कि 2 में से, जैसे एक हम कह सकते एक अंडाशय यहां है, कह नहीं सकते बल्कि होता है, एक अंडाशय दाहिने तरफ, एक अंडाशय बाएं तरफ। इससे दोनों में से एक अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होकर के निकलता है, कभी ए से कभी ए से। और अंड कोशिका जो होता है ये निकल करके और फिर महीन अंड वाहिका, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। हालांकि इसको यहां सटा रहना चाहिए, चित्र में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, चूंकि ये चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाना पड़ता है तो उतनी शुद्धता परिमार्जित रूप से न हो पाता है, लेकिन फिर भी हमने बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास किया कि यह फेलोपियन ट्यूब होते हुए और तब ये गर्भाशय तक पहुंचता है, तो इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी में आप देखिएगा कि बाद में जब ऑपरेशन महिला का किया जाता है तो इसी को सील दिया जाता है, इसी को बंद कर दिया जाता है, ताकि वो अंडाशय से, इसमें हम कह सकते हैं कि अंड कोशिका गर्भद्वार तक ना पहुंच पावे, गर्भाशय तक ना पहुंच पावे। अब दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर के, ये दोनों अंडवाहिकाएं जो है, जिसको देखते हैं ये अंडवाहिकाएं फेलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर के और एक गर्भाशय का निर्माण करती है। यही है गर्भाशय, देख लीजिए यही है गर्भाशय। और ये गर्भाशय का निर्माण करती है और गर्भाशय जो है ये ग्रीवा इसको कहते हैं। ये आपका योनि होता है जो ऊपर से मांसल जिस्म से ढका होता है, उसके ऊपर बाल गुच्छ होते हैं, बाल होता है सघन बाल, और ये योनि होता है। इस योनि के प्रथम लेयर हटाने के बाद हल्का सा लालिमा लिए हुए अत्यंत ही मुलायम चमड़ा होता है, जिसमें शिश्न के स्पर्श से अत्यंत आनंद भी आता है और चरम सुख की भी प्राप्ति होती है, और तभी जो है पुरुष स्खलित भी होता है उसमें। तो ये ग्रीवा में जाकर के ये गर्भद्वार खुलता है। अब देखिए मैथुन के समय जब महिला पुरुष मिलते हैं या लड़का लड़की मिलते हैं, अरे 10वां का लड़का ऐसा पर मत ध्यान देना, बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ज्ञान हासिल कर, बाद में जाकर के विवाह शादी होगा तब ठीक है। तो जब मैथुन करते हैं तो शुक्राणु इसमें चूंकि रगड़ खाता है, ये मुलायम होता है, अत्यंत ही मुलायम। इसमें रगड़ खाने के कारण शिश्न अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता है और फिर इसके बाद शुक्राणु को यहां पैदा करता है। शुक्राणु यहां जनरेट होता है, शिश्न से निकल करके यहां चला आता है। इसके बाद योनि मार्ग में स्खलित हो जाता है और फिर शिश्न धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और पुरुष उसके बाद जो है शिश्न को निकाल लेता है। अब देखिए कि यहां से जब शुक्राणु कोशिका ये आती है तो ये यहां से
आते 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 यहां पर जाकर के इस अंडकोशिका से यहां पर मिलती है, इससे जो अंडाणु आते हैं इसका यहां पर मेल होता है, और मेल होता है शुक्राणु कोशिका का अंड कोशिका से मिलता है, और फिर निषेचित अंड ये आपको फैलोपियन ट्यूब से होकर के और गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये एक संजोग का विषय है। हर संभोग गर्भ पैदा करेगा ये जरूरी नहीं है, हर संभोग से गर्भाधान होगा ये भी जरूरी नहीं है, ये एक संजोग का होता है। तो उस स्थिति में गर्भाशय में स्थापित होते हैं, और तब गर्भाशय में जब गर्भ धारण महिलाएं कर लेती है, लड़कियां कर लेती है, तो भ्रूण परिपोषित होने लगता है। इसके बाद भ्रूण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसा है कि इसकी आंतरिक परत इसके बाद धीरे धीरे मोटी होने लगती है, और भ्रूण का जो पोषण होता है इसके अंदर जो नए बच्चे का निर्माण होता है, नया शिशु का निर्माण होता है, ये जो भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसके लिए तो चाहिए ऊर्जा। अब ऊर्जा कहां से आएगी? इसके लिए चाहिए, इसको पोषण चाहिए। तो उस स्थिति में जितना भी पोषण है वो भ्रूण में मां के ही ब्लड से मिलता है, मां के रुधिर से मिलता है, ब्लड से मिलता है, और एक विशेष संरचना उससे जुड़ी होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, याद रखेंगे। और ये प्लेसेंटा ये एक तस्तरी नुमा संरचना है। किस तरह की संरचना है? तस्तरी नुमा, जो गर्भाशय की भित्ति से इसमें धसी होती है। गर्भाशय की भित्ति माने कहते हैं देवाल उस साइड वाला रहता है जो अत्यंत मुलायम रहता है, उस भित्ति में धसी होती है, और यहां से मां से भ्रूण को, जिसको जायगोट भी कहते हैं, जो बाद में जाकर के शिशु का रूप धारण करता है, उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ मिलता है। फिर यहां पर जब भ्रूण धीरे धीरे अत्यंत ही छोटे शिशु के रूप में निर्माण होने लगता है, जिसको कहते हैं कब जैसे धीरे धीरे मान लीजिए कि उसका अलग अलग अंग निर्माण होता है, तो उस स्थिति में अपशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जित करने लगता है भ्रूण। मान लीजिए बच्चा का जन्म हुआ तब तो लैट्रिन पैखाना करता है, तो ठीक है, बाहर में मान लीजिए मां पोष दे, दाई पोष दे, कोई पोष दे, लेकिन भ्रूण जो भीतर में है, जब वो एक खास स्थिति के बाद वो भी तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ देगा, तो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो मां के रुधिर के ही माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है, और मां के ब्लड में ही स्थानांतरित हो जाता है। अब यहां देखिए कि मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में 9 महीना लगता है। 2-4 दिन ज्यादा, 2-4 दिन कम, जिसको प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। और इसके बाद गर्भाशय में यहां जो पेशी देख रहे हैं, ये ग्रीवा देखते हैं, ये धीरे धीरे इस पर प्रेशर पड़ने लगता है, इस पर दबाव पड़ने लगता है। मान लीजिए शिशु है और इस पर दबाव पड़ने लगता है। दबाव पड़ने के बाद क्या होता है कि फैल जाता है। कुछ ऐसे हार्मोन मां के शरीर से निकलते हैं उस समय, खास करके गर्भ। ये ईश्वर का एक नायाब रचना है, अल्लाह की नायाब रचना है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कि परमात्मा कितने बड़े होते हैं। हर अंग का एक महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता दी होती है। ये फैल जाता है और फिर बच्चा यहां से इस योनि मार्ग से, और उस पर प्रेशर लगता है और फिर बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो है उसके जो धोरी से लगा रहता है प्लेसेंटा, उसको काटा जाता है, और फिर बच्चा उसके बाद कुछ देर के बाद वातावरण में आने के बाद रोने लगता है। कि ये जो गर्भाशय में संकुचन होता है, संकुचन भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसी में प्रसव पीड़ा होती है। हर मां को बहुत दर्द होता है प्रसव के समय, असाधारण दर्द। इसलिए हर बेटा हो या बेटी हो, अपने मां का कर्ज कभी नहीं भूल सकते हो। तुम्हारी मां तुमको 9 महीने पेट में रखी हुई है, इसलिए यदि मां का अनादर करते हो तो जीवन में तुरा कहियो नहीं सुख मिलेगा, कभी नहीं, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने तो एक योगेश तारा कंपटीशन खोला है, जिसमें योगेश्वरा मेरे पिता का नाम है और तारा देवी मेरी मां का नाम है। मां का नाम, इन्हीं दोनों को जोड़ करके योगेश तारा कंपटीशन कोचिंग मैंने बनाया है। तो हम ये नहीं कहते हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर की है। अब फिर आते हैं कि यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तब क्या? जरूरी नहीं है कि प्रत्येक महीना एक अंड तो निकलता है, या इससे निकले या ऐसे निकले। यदि निषेचन नहीं होता है तो वो क्या होता है कि उस स्थिति में ये जो परत होती है, गर्भाशय की परत, वो फिर नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद जिसको कहते हैं कि फिर रजोधर्म के माध्यम से, लड़कियों में जो मंथली होती है उसके माध्यम से योनि से निकल जाता है। प्रायः लड़कियों को
एक खास उम्र के बाद रजोधर्म शुरू होती है, जिसको मेंस कहते हैं। वो हर महीने 28 दिन के बाद और 2 से लेकर के 8 दिन तक, आमतौर पर 3 से लेकर के 5 दिन, कुछ ऐसे भी लड़कियां होती है जिनको उससे भी 1 दिन ज्यादा होता है। ये मेंस होता है, मासिक धर्म होता है। जब तक रजोधर्म उसको होगा तभी तक वो मां बन सकती है। एक बार जब रजोधर्म समाप्त हो जाएगा, 45 वर्ष के आसपास समाप्त हो जाता है, उसके बाद महिला कभी भी मां नहीं बन सकती है। लेकिन पुरुष जिंदगी में कभी भी पिता बन सकता है, उसमें ये क्षमता दिए हुए हैं। इसीलिए सच पूछिए तो पुरुषवे के बुढ़बो यदि चाहे तो पैदा कर सकता है संतान। इसलिए बुढ़बा के सबसे बढ़िया है अगर ऑपरेशन कर दे। अब चलिए, वैसे ऑपरेशन ये हमने हास्य मजाक में कहा, ये माहवारी इसीलिए जो है प्रत्येक महिला एक खास उम्र के बाद लड़कियों को होता है। जब गर्भ धारण कर लेती है लड़कियां या महिला तो माहवारी रुक जाती है। अब फिर आइए जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनन स्वास्थ्य में कई तरह के अवयव आते हैं। यदि जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छा ज्ञान ना हो तो उस स्थिति में कई तरह के बीमारी भी हो जाते हैं। जैसे कि एक HIV और एड्स के बारे में बतलाते हैं, जो ह्यूमन इम्यून वायरस है एड्स, जिसको हम ये कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये भी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये भी, यदि हम यदि कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो बहुत सारे महिलाओं से संबंध रखते हैं, अनेकों तरह के संबंध रखते हैं। कुछ लिफुओ होता है जो बेमतलब के जहिते संबंध बनाते रहता है, कुछ लोग वेश्यावृत्ति करता है, तो उसको ये होने की संभावना रहती है। तो उसके बचाव के लिए कॉन्डोम्स का प्रयोग करें। उसके बचाव के लिए कॉन्डोम्स का प्रयोग निहायत आवश्यक है। इससे और भी कई बीमारियों से बचाव होता है। ये बीमारी है गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, ये सब जनन तंत्र के ही बीमारी है। तो HIV एड्स के बारे में मैं आपको आगे कभी बतलाऊंगा। इसके बारे में बहुत ही मैं आपको डिटेल कभी आगे जाकर के ज्ञान दूंगा। प्रतियोगी परीक्षा में इसको पढ़ाता भी हूं। तो ये जनन स्वास्थ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला, हर पुरुष, हर विवाहित महिला, हर विवाहित पुरुष हर समय हर संभोग से बच्चा ही चाहता है। ऐसा नहीं है। वो आवश्यकता के समय 1, 2, 3, 4 वैसे तो एकाध गो के 10 गो 12 गो बच्चा रहता है, नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण उसको करना चाहिए ऐसा। लेकिन आमतौर पर एक खास अंतराल पर बच्चे चाहते हैं और बच्चे की संख्या सीमित चाहते हैं। उस स्थिति में उनके लिए कुछ कृत्रिम उपाय करना पड़ता है। या तो कॉन्डोम्स का प्रयोग करें, या उससे भी ज्यादा यदि मान लीजिए करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कॉन्डोम्स में उतनी तरह के आनंद नहीं आते, क्योंकि वो चाहते हैं जो उनका सीधा स्पर्श रहे। कॉन्डोम्स एक थी पतला सा लेयर होता है, जैसे निरोध हुआ और भी हुआ, मेनफोर्स हुआ, इस तरह के कॉन्डोम्स कई तरह के आते हैं। तो कुछ लोग उसको नहीं पसंद करते हैं, तो वो पुरुष क्या करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। शुक्र वाहिनी को, जहां से शुक्राणु निकलता है, उसको डॉक्टर ऑपरेशन करके बंद कर देता है। तब उसके बाद संतान उत्पत्ति की क्षमता उसको समाप्त हो जाती है, लेकिन वो संभोग कर सकता है। फिर आते हैं कि महिलाओं का जो वेस्कोटोमी होता है, उस स्थिति में होता है कि फेलोपियन ट्यूब को उसको बंद कर दिया जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसको ही यहीं पर बांध दिया जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो है यहां पर गर्भद्वार में उसका जाएगा ही नहीं जाएगा अंडा। तो ये इसके बाद देखते हैं कि तीसरा प्रक्रिया है कॉपर ट्यूब, जिसके बारे में कभी आपको 12th में मैंने काफी डिटेल बतलाया है। 12th का लेक्चर सुन लीजिएगा। तो कॉपर ट्यूब भी होती है, जिसमें कॉपर ट्यूब की तरह बना रहता है, टी आकार का, उसको उसमें योनि में डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व वो नहीं हो पाता है। अब एक और है गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली का महिलाएं प्रयोग करती है, जैसे सहेली गर्भ निरोधक गोली है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं में एक हार्मोनल चेंज आता है, और हार्मोनल चेंज के कारण इसमें अंडाणु उसके परिपक्व नहीं होते और अंडाणु उसके, और इसके कारण क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु को मेल से जो गर्भधारण की क्षमता की जो जायगोट फॉर्मेशन होनी चाहिए, यही नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे गर्भ निरोधक गोली से कई तरह का हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। तो कुछ महिलाओं को सिर दर्द होने लगता है, कुछ महिलाओं को कुछ शारीरिक व्याधि होने लगती है। इसके कारण जो गर्भ निरोधक गोली कुछ महिलाएं नहीं खाना चाहती है। कॉपर ट्यूब एक खास समय के लिए लगाया जाता है। यदि मान लीजिए 3 वर्ष 4 वर्ष उसके बाद निकाल ले तो फिर गर्भ धारण कर सकती है। और ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये थोड़ा सा अस्थायी निदान करता है, क्योंकि इसके बाद जो है महिलाएं उसी समय इसको अंडवाहिनी
या फिलोपियन ट्यूब को बंद करवाती है जब उनको संतान की अब ज्यादा आगे की इच्छा नहीं होती है। अब शुक्र वाहिनी को बंद करना, ये तो हुआ हमारे शुक्राणु वाहिनी को, तो ये तो पुरुष के लिए, और ये मान लीजिए पुरुष ऐसा करते हैं तो पुरुष ऐसा करते हैं, और इससे क्या होता है कि पुरुष फिर संतान जनन की स्थिति में, संतति उत्पादन की स्थिति में नहीं रहते। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपका ये चैप्टर समाप्त किया, और समस्त भारत के 10वें के छात्र के लिए ये था। और भैया मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं भैया तोहर के अपन चैनलिया बाम ₹1 तोरा के नहीं लागे हो, एक सब्सक्राइब करो, अपन दोस्त यार के बतावा, अपन सब चाहे आप कहीं भी भारत में किसी जगह से पढ़ते हो, खास करके बिहार में किसी भी जिला से आप पढ़ते हो। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं आपको अगले चैप्टर में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।